हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 8th ICSE। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो फर्स्ट वी विल सी व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, मतलब ये चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये चैप्टर में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे व्हाट इज़ चेंज क्या है, और उसके बाद में चेंज के अलग अलग डिफरेंट वेज ऑफ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज, मतलब चेंज के अलग अलग टाइप्स किस तरह से पढ़ते हैं। उसके बाद में हम लोग देखेंगे तो चेंज के अलग अलग टाइप है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस आर क्लासिफाइड एज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस, डिज़ायरेबल एंड अनडिज़ायरेबल चेंजेस, स्लो एंड फास्ट चेंजेस, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। ये तो सारे चेंज के अलग अलग टाइप्स है, ये अलग अलग वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज है। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वे ऑफ क्लासिफिकेशन जो हम लोग आखिर में सीखेंगे वो है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्लासिफिकेशन ऑफ चेंज है। एंड इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी चेंजेस इन्वॉल्विंग एनर्जी, मतलब ये भी एक वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस ही है। इन दिस टाइप वी आर गोइंग टू स्टडी we are going to divide changes into endothermic changes and exothermic changes. So we will now start with the chapter. सबसे पहले देखते हैं कि changes मतलब क्या है। अगर change का एग्जैक्ट डेफिनेशन जो कि हमें टेक्स्ट बुक में दिया है वो देखेंगे तो क्या है, अ चेंज रेफर टू अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। चेंज मतलब क्या है, कोई भी सब्सटेंस जब बदलता है, कोई भी सब्सटेंस जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे चेंज कहते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे टेक्स्ट बुक में हमको दिए हैं। लेट्स सी दोज एग्जाम्पल्स। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स है चेंज के, डे चेंजिंग इनटू नाइट, दिन से रात हो जाती है, ये एक चेंज है। चेंज ऑफ सीजन्स, अभी रेनी सीज़न शुरू है, मॉनसून शुरू है, उसके बाद में विंटर आएगा, उसके बाद में समर आएगा, तो ये चेंज ऑफ सीज़न इज़ ऑल्सो अ चेंज, इसमें भी एक बदलाव होता है, तो ये भी एक चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। डाइजेशन ऑफ फूड, बेबी ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, curdling of milk, rusting of iron objects, burning of fuel, cooking of food, fermentation, ripening of fruits, clotting of blood, a seedling growing into plant। ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं। एंड ऑल दीज एग्जाम्पल्स, in all these examples some type of transformation is taking place, कुछ ना कुछ change, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, and therefore these all are examples of change। तो इस चैप्टर का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। और ये क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस हम लोग बहुत जल्दी देखेंगे। सबसे पहले द फर्स्ट वे ऑफ डिवाइडिंग, यहाँ पे हम लोग को एक्चुअली यहाँ पे हम लोग को चेंजेस, यहाँ पे हम लोग ने चेंजेस को 6 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया है, 6 डिफरेंट वेज में क्लासीफाई किया है। अभी सबसे द फर्स्ट वे ऑफ क्लासीफाइंग चेंजेस, मतलब चेंजेस को क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला ये जो वे ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। अभी रिवर्सिबल चेंजेस मतलब क्या है, द चेंजेस मैं डिफाइन करता हूँ सबसे पहले। चेंजेस इन विच वी कैन गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिसको अगर रिवर्स कर दिया जाए, एक्शन को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो ओरिजिनल सब्सटेंस वापस ऑब्टेन होता है, ऐसे चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर आइस है, आइस को अगर हम लोग हीट करेंगे तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर, तो ये एक चेंज हो गया कि टर्निंग ऑफ आइस और मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ चेंज। और अगर ये जो वाटर फॉर्म हुआ है, इस वाटर को अगर मैं उसका उल्टा एक्शन, मतलब यहाँ पे पहले मैंने कौन सा एक्शन किया है, मैंने हीटिंग का एक्शन किया है, अगर उसका उल्टा एक्शन, मतलब अगर मैं कूलिंग करूँगा, हीटिंग का उल्टा एक्शन होता है कूलिंग, अगर मैं कूलिंग करूँगा तो फिर वाटर will again get converted back into ice. So दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल चेंजेस, मतलब ऐसे चेंजेस जिसमें ओरिजिनल सब्सटेंस, एक्शन रिवर्स करने पर ओरिजिनल सब्सटेंस वापस ऑब्टेन होता है, ऐसे चेंजेस को रिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। इरिवर्सिबल चेंजेस मतलब क्या, द चेंजेस इन विच वी कैनॉट गेट बैक द ओरिजिनल सब्सटेंस बाय रिवर्सिंग द एक्शन। इसमें एक्शन रिवर्स करने पर ओरिजिनल सब्सटेंस वापस कुछ भी करके ऑब्टेन नहीं होता है, ऐसे चेंजेस को इरिवर्सिबल चेंजेस कहते हैं। और उसका एग्जाम्पल है कर्डनिंग ऑफ मिल्क, या फिर टर्निंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। दूध का जब दही बन जाता है तो कुछ भी कर लो, दही से बाय रिवर्सिंग, बाय डूइंग एनी एक्शन वी कैनॉट री ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम द
कर्ड, तो दही है, दही से वापस दूध नहीं पा सकते हम लोग, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. नाउ विल सी the next way of classification of changes, that is periodic and non-periodic changes. सबसे पहले तो मैं definition प्रिंट करता हूँ. Changes that repeat themselves after a regular interval of time and are bound to happen are called as periodic changes. ऐसे changes जो certain interval of time के बाद repeat होते हैं, जैसे day and night, 12 घंटे बाद या सॉरी 20 after 24 hours ये changes है वो repeat होते हैं. जैसे आज लगभग मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock को day start हुआ, मतलब night got converted into day, तो डे स्टार्ट हुआ तो आफ्टर 24 आवर्स ये चेंज जो है वो वापस रिपीट होगा, मतलब कल सुबह वापस 6 बजे ये चेंज है वो वापस होगा, मतलब वापस दिन होगा. तो इस तरह से रिपीट होने वाले बार बार एक पर्टिकुलर रिपीट होने वाला ऐसे नहीं कह सकते हम लोग, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होने वाले चेंजेस को पीरियोडिक चेंजेस ऐसा कहते हैं. जैसे राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन उन्होंने एग्जाम्पल दिया है. फेजेस ऑफ द मून, मून के जो फेजेस होते हैं अलग अलग, पूर्णिमा और अमावस्या और वेरियस फेजेस ऑफ द मून, तो ये सारे फेजेस है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट कर रहे हैं. जैसे 15 दिनों बाद, सॉरी 30 डेज़ के इंटरवल में फुल मून डे अगर आज हुआ तो आफ्टर 30 डेज इट विल रिपीट. तो इस तरह से दिस इज कंसिडर्ड एज अ पीरियोडिक चेंज. और नॉन पीरियोडिक चेंज मतलब क्या? चेंजेस दैट डू नॉट रिपीट आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आर कॉल्ड एज नॉन पीरियोडिक चेंजेस. तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसे मेरा मार्केट जाना, समझो आज मैं मार्केट चला गया, कुछ चीज़ मुझे खरीदनी है तो मैं मार्केट चला गया, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम मैं मार्केट जाऊंगा ही. जैसे आज मैं मार्केट चला गया, कल शायद मैं सोचूं कि ना जाऊं मार्केट, तो इस तरह से ये चेंज जो है वो कंसिडर किया जा सकता है एज अ नॉन पीरियोडिक चेंज. नेक्स्ट वे ऑफ क्लासीफाइंग चेंजेस इज डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस. चेंजेस आर क्लासीफाइड, चेंजेस को और एक तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, डिजायरेबल और अनडिजायरेबल. सबसे पहले पढ़ता हूँ डिजायरेबल मतलब क्या है. चेंजेस दैट आर बेनिफिशियल टू अस आर कॉल्ड एज डिजायरेबल चेंजेस. ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए काम के हैं, हमारे लिए यूजफुल है, ऐसे चेंजेस को डिजायरेबल चेंज कहते हैं. जैसे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, जैसे फ्रूट जब कच्चा होता है तो हम उसे खा नहीं पाते, लेकिन जब वो पक जाता है तो वो खाने लायक बनता है, मतलब वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है. या फिर बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, या फिर एक अच्छा चेंज है कर्डनिंग ऑफ मिल्क, दूध का जब दही बन जाता है तो ये हमारे लिए अच्छा चेंज है, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारे लिए. और दूसरा टाइप है अनडिजायरेबल चेंजेस विच आर नॉट यूजफुल टू अस और हार्मफुल टू अस आर कॉल्ड एज अनडिजायरेबल चेंजेस. जैसे है यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया अर्थक्वेक या फ्लड्स या फिर स्पॉइलेज ऑफ फूड, खाना है वो कुछ देर ऐसे ही रखने पर वो ख़राब हो जाता है, तो ये एक एग्जांपल है अनडिजायरेबल चेंज का. नेक्स्ट टाइप देखते हैं. नेक्स्ट टाइप है स्लो एंड फास्ट चेंजेस. नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन है स्लो एंड फास्ट चेंजेस. चेंजेस आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्लो चेंजेस और फास्ट. स्लो मतलब जो धीरे धीरे होते हैं, और फास्ट या फिर रैपिड चेंजेस मतलब जो फटाक से जल्दी से हो जाते हैं. तो एग्जाम्पल है कि कर्डनिंग ऑफ मिल्क, उसको टाइम लगता है लगभग 4-5 घंटे, कम से कम 4-5 घंटे अगर हम रखेंगे दूध और थोड़ा सा दही अगर उसमें डाल के अगर रखेंगे तो इट टेक्स 4 to 5 hours टू गेट कन्वर्टेड इनटू कर्ड. लेकिन क्विक चेंजेस अगर देखेंगे तो क्विक चेंजेस का अगर एग्जांपल है तो बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, ये एक अच्छा एग्जांपल है कि फटाके जो फूटते हैं, जैसे हम आग लगाते हैं फटाकों को, तुरंत ही विदिन सेकेंड्स वो बर्स्ट हो जाते हैं, वो जोर से आवाज़ करके फूट जाते हैं. तो ऐसे चेंजेस जो तुरंत ही होते हैं वो उन्हें क्विक चेंजेस या फास्ट चेंजेस कहा जाता है. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है और इस एक्टिविटी में उन्होंने बोला है कि चेंजेस को स्लो या फास्ट या फिर कुछ चेंजेस दिए, उनमें से स्लो चेंजेस कौन से हैं उनको टिक करने के लिए, जो बचे हुए हैं वो फास्ट चेंजेस है. तो ये एक्टिविटी आप परफॉर्म कीजिए, इट इज़ वेरी इजी एक्टिविटी. वीडियो को पॉज करके आप उसमें से चेंजेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दैट इज़ वेरी इजी. नेक्स्ट वे ऑफ क्लासीफाइंग चेंजेस इज़ नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस. अभी नेचुरल चेंजेस मतलब ऐसे चेंजेस जो अपने आप होते हैं, जिसमें कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं लगता है, ऐसे चेंजेस को नेचुरल चेंजेस कहते हैं. और डेफिनेशन रीड करता हूँ. चेंजेस दैट occur naturally on their own, that is without any human effort and are beyond human control are called as natural changes. जैसे rotation of the earth उन्होंने एक अच्छा एग्जांपल दिया है, या revolution of the earth around the sun, ये भी एक चेंज है जो
जो हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे विल से, हम ह्यूमन कंट्रोल में नहीं है। और मैन मेड चेंजेस मतलब चेंजेस दैट अकर ड्यू टू द ह्यूमन एफर्ट और एक्टिविटी। और उसके एग्जांपल है एयर पोल्यूशन या कुकिंग ऑफ फूड। तो ये अलग अलग ये कुछ एग्जांपल्स है मैन मेड चेंजेस के। सो ये नेक्स्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन है physical and chemical changes. Changes are broadly divided into two types, physical changes and chemical changes. तो ये जो क्लासिफिकेशन है, अब तक जो हम लोग ने अलग अलग, आई थिंक अराउंड 5 वेज ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग ने सीखे अलग अलग, बट ये उन सभी वेज से ज़्यादा ये वे ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है एंड वी आर गोइंग टू स्टडी। तो उन्होंने तो टेक्स्ट बुक में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को अलग अलग एक्सप्लेन किया है। हम लोग फिज़िकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस दोनों चेंजेस को एक साथ स्टडी करेंगे, कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। सो वी विल फर्स्ट सी द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज मतलब क्या है? चेंजेस इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस चेंज विदाउट एनी चेंज इन इट्स कंपोजिशन आर कॉल्ड एज फिजिकल चेंजेस। तो अगर केमिकल चेंजेस को डिफाइन करने जाएंगे तो केमिकल चेंज मतलब क्या कि whenever any two substances react to form a new substance with new properties, the change is said to be chemical change. तो अगर broadly देखा जाए तो physical change मतलब ऐसा change जिसमें कोई भी नया substance नहीं form होता है, no new substance is formed. और फिजिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। और केमिकल चेंज मतलब ऐसा चेंज जिसमें अ न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। तो चलो, नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। वी विल स्टडी दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन द एज डिफ्रेंसिएशन। हम लोग इसको डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में सीखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल चेंजेस में, फिजिकल चेंज इज़ टेम्पररी एंड रिवर्सिबल और केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। तो एज एन एग्जांपल हम लोग देखते हैं, विद एन एग्जांपल देखते हैं। जैसे फिजिकल चेंज का एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ अ टेम्पररी चेंज ऑब्वियसली, और एज वी रिवर्स द एक्शन, जैसे हीट करने पर आइस है वो मेल्ट हो जाता है इनटू वाटर, और उसका रिवर्स करने पर एक्शन मतलब जैसे कूलिंग करने पर वाटर विल अगेन गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द आइस। सो फिजिकल चेंजेस, इससे क्या पता चलता है हमें कि फिजिकल चेंजेस आर टेम्पररी एंड रिवर्सिबल एंड केमिकल चेंजेस आर परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। इसका एग्जांपल लेंगे बर्निंग ऑफ वुड। अगर वुड को हम लोग बर्न करेंगे तो बाय रिवर्सिंग द एक्शन, जैसे बर्निंग मतलब हीटिंग होता है, और अगर उसको कूल करेंगे हम लोग वापस, तो वापस मतलब वुड को बर्न करने पर भी ऑब्टेन ऐश, और ये ऐश को कूल करने पर वापस वुड नहीं बन जाता। तो देयरफॉर दिस चेंज इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। सो ये पहला पॉइंट हो गया। नाउ विल टर्न टू द सेकंड पॉइंट। फिजिकल चेंज में पॉइंट है द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। किसी भी फिजिकल चेंज के टाइम पे कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस नहीं चेंज होता है। अभी इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे when ice turns into water, it is an example of physical change. आइस जब मेल्ट होता है तो ये फिजिकल चेंज है। लेकिन जब आइस मेल्ट होता है तब आइस, अगर केमिकली आइस क्या है? केमिकली आइस इज H2O एंड when it gets converted into water is also nothing but H2O। तो केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल चेंज नहीं होता है इन अ फिजिकल चेंज। तो वही है, कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। लेकिन अगर केमिकल चेंज में देखेंगे तो कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। और कोई भी केमिकल चेंज अगर हम लोग स्टडी करेंगे, जैसे कर्डनिंग ऑफ मिल्क, ये केमिकल चेंज है। कर्डनिंग ऑफ मिल्क, अगर मिल्क में आप देखेंगे, अगर आप केमिकली मिल्क का अगर फॉर्मूला या केमिकली मिल्क क्या है, तो मिल्क कंटेन्स अ शुगर कॉल्ड एज लैक्टोज। मिल्क में लैक्टोज नाम का एक शुगर होता है एंड व्हेन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू कर्ड, दूध का जब दही बन जाता है तो ये लैक्टोज शुगर जो है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो या फिर ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंज, जैसे जो लैक्टोज शुगर था मिल्क में, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अनदर कंपाउंड कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। तो केमिकल चेंज में कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस चेंज होता है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यूरिंग अ फिजिकल चेंज। किसी भी फिजिकल चेंज के टाइम पे कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है।
लेकिन केमिकल चेंजेस के टाइम पे न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज इज फॉर्म्ड। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नए सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड दे आर हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ द फॉर्म्ड सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंट। जो सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसका प्रॉपर्टीज़ है वो जिनसे बना है उससे अलग होता है। इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सोडियम और क्लोरीन रिएक्ट होके सोडियम क्लोराइड फॉर्म करते हैं। तो ये एक केमिकल चेंज है। सोडियम इज़ अ वेरी वोलेटाइल मेटल। जैसे उसको अगर ओपन एयर में ऐसे रख देंगे तो इट क्विकली कैचेस फायर, वो ऐसे ही जल जाता है। तो ये बहुत डेंजरस है। और अगर क्लोरीन को देखेंगे तो क्लोरीन एक बहुत ज़्यादा जहरीला, एक पॉइजनस गैस है। तो ये ऐसे दोनों सब्सटेंस जो हम लोग ऑब्वियसली कंज्यूम तो नहीं कर सकते, हम लोग खा नहीं सकते उनको, लेकिन ये दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है दैट इज़ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में रेगुलरली हम लोग जिसे कंज्यूम करते हैं। तो इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड विद न्यू प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस में नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, जनरली गेन और लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है फिजिकल चेंजेस में, लेकिन केमिकल चेंजेस जब होते हैं तब एनर्जी इज़ आइदर एब्जॉर्ब्ड और गिवन आउट। इसके बारे में हम लोग आगे सीखेंगे लास्ट पॉइंट में। अभी नेक्स्ट पॉइंट है केमिकल चेंजेस फिजिकल चेंजेस are accompanied no change of mass takes place during physical change। फिजिकल चेंजेस जब होते हैं तो कोई भी चेंज ऑफ मास नहीं होता है, मतलब जो ओरिजिनल सब्सटेंस का मास है उतना ही प्रोडक्ट का मास होता है। जैसे अगर मैंने 10 ग्राम्स ऑफ आइस को मेल्ट किया तो उससे वाटर जो बनेगा उसका मास भी 10 ग्राम ही होगा, तो नो चेंज इन द मास विल टेक प्लेस। लेकिन केमिकल चेंज में द केमिकल चेंजेस आर अकम्पनीड बाय चेंज इन द मास। जब हम लोग केमिकल चेंजेस करेंगे तो केमिकल चेंजेस में मास है वो चेंज होता है। उसका एग्जाम्पल है जैसे वुड को बर्न करते हैं, एक वुड का पीस लो, समझो अराउंड एक 500 ग्राम्स का वुड का पीस है, उसको बर्न किया, उससे जो ऐश बनती है उसका मास अराउंड 50 to 60 ग्राम्स ही बनेगा। तो दिस प्रूव्स दैट मास चेंज इन द मास टेक्स प्लेस व्हेन केमिकल चेंजेस आर टेकन प्लेस। तो इस तरह से हम लोग ने डिफरेंस के फॉर्म में फिजिकल चेंज और केमिकल चेंजेस के बीच के डिफरेंस देखे। तो अभी हम लोग डिटेल में फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स देखेंगे जो बहुत आसान है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अभी कुछ फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स देखते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिए हैं। फर्स्ट है ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास प्लेट। कांच का टुकड़ा, अगर कांच का कोई पीस है अगर वो टूट जाता है तो ये चेंज है एक्चुअली इरिवर्सिबल है। अगर कांच का कोई टुकड़ा टूट गया तो उसे परफेक्टली वैसे ही जोड़ना डिफ़िकल्ट है, बट स्टिल इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। कांच एक कोई मटेरियल है और उसके टुकड़े भी वही मटेरियल है, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, देयरफॉर दिस चेंज इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स। गीले कपड़े सूखते हैं जब, ये एक फिजिकल चेंज है, क्योंकि ड्राइंग ऑफ वेट क्लोथ्स मतलब क्या होता है कि क्लोथ्स के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और पानी ऐसे एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है, और जब विद द हेल्प ऑफ हीट दिस वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, सो देयरफॉर सिर्फ liquid water gets converted into gaseous water and therefore this change is considered as a physical change. Next है melting of ice. Melting of ice is also considered as a physical change because इसमें कोई भी new substance नहीं फॉर्म होता है। आइस मतलब H2O वाटर का ही एक फॉर्म है, बट इसमें सिर्फ स्टेट चेंज होता है कि आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर। नेक्स्ट है ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लो करता है तब, तो अभी इलेक्ट्रिक बल्ब कैसे ग्लो करता है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है। अगर आपने वो नॉर्मल वाला इलेक्ट्रिक बल्ब अगर देखा होगा तो उसमें एक फिलामेंट होता है, दैट फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन से बना हुआ एक फिलामेंट होता है, और जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो दैट टंगस्टन फिलामेंट ग्लोज। जैसे ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बंद कर देते हैं तो ये एक्शन एवर रिवर्स हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही बंद होता है तो वो ग्लो करना है वो बंद कर देता है। तो देयरफॉर इसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है। आफ्टर ग्लोइंग जो टंगस्टन का वायर इट रिमेन्स टंगस्टन वायर, वो किसी अलग सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं हो जाता है। तो देयरफॉर दिस चेंज दैट इज ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑल्सो अ फिजिकल चेंज। यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ के फॉर्म में एग्जाम्पल दिए हैं। तो एक पहला एग्जाम्पल है कि एक पीस ऑफ पेपर को वो कट कर रहे हैं और
एक पीस ऑफ पेपर को कट किया तो शायद उसको हम लोग वापस जोड़ नहीं पाएंगे और वैसा ही पीस ऑफ पेपर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है केमिकल चेंज का कि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो इसमें ऐसा कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, पेपर का ही पीस है वैसे ही वो रह रहा है, तो देयरफॉर इट इज़ अ फिजिकल चेंज। दूसरा एक एग्जांपल है, उन्होंने आइस क्यूब्स लिए और उनको मेल्ट किया है, आफ्टर 10-15 मिनट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू वाटर। उसी वाटर को वापस फ्रिज में रखने के बाद आफ्टर अराउंड हाफ एन आवर इट गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू आइस क्यूब्स, सो देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो फिजिकल चेंज। और एक चेंज है, शुगर को पानी में डिज़ोल्व किया है, वी ऑब्टेन अ शुगर सोल्यूशन, एंड अब तो शुगर सोल्यूशन है उसको अगर इवेपरेट किया, उसको हीट किया और उसमें से पानी को इवेपरेट करवा दिया तो वी कैन अगेन ऑब्टेन बैक शुगर। सो देयरफॉर दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस। तो फिज़िकल चेंजेस के कुछ कैटेगरीज मतलब ये दिए हैं, और ये कैटेगरीज में अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इसमें सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, और जो सारे डेफिनेशंस हम लोग ने एक्चुअली लास्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। एक सिर्फ एक्स्ट्रा है डिजॉल्विंग। अभी डिजॉल्विंग का डेफिनेशन मैं रीड करता हूँ। डिजॉल्विंग इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड और लिक्विड और गैसेस आर मिक्सड यूनिफॉर्मली विद अनदर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सोल्यूशन। तो ये एक डेफिनेशन आपको याद करना है डिजॉल्विंग का। बाकी सारे डेफिनेशन, एक इवेपोरेशन का भी रीड करता हूँ मैं। इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट और इनटू गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एक इवेपोरेशन का इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो इवेपोरेशन मतलब क्या है? जैसे अगर समझिए कि एक थोड़ा सा पानी है मेरे पास, और वो ये पानी यहाँ पे फ्लोर पे फैल गया है, ज़मीन पे पूरा फैल गया है। अभी पानी को अगर वाटर को अगर गैसियस स्टेट में मतलब वाटर वेपर में कन्वर्ट होना है तो नॉर्मली उसको बॉईल होने की ज़रूरत है। वैसे नॉर्मली उसे बॉईल होना जरूरी है, और बॉईल होने के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। आधे घंटे बाद अगर मैं आके देखूंगा जो पानी पे जो ज़मीन पे पानी गिरा था वो गायब हो जाता है। तो वो पूरी तरह से एयर में वो पूरी तरह से गायब हो गया, मतलब इट गॉट कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। लेकिन ये कैसे हुआ? रूम का टेम्परेचर तो डेफिनेटली 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ है, क्योंकि रूम में मैं बैठा हूँ तो ऑब्वियसली रूम का टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता। इतने टेम्परेचर पे तो मैं नहीं सर्वाइव कर सकता। तो फिर वाटर वेपर में कैसे कन्वर्ट हुआ? तो एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब क्या कि लिक्विड्स गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस, बट उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उतने टेम्परेचर तक वो नहीं जाते। लिक्विड्स गेट कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट विदाउट गेटिंग below its boiling point. Liquids get converted into gaseous state below its boiling point, and this process is called as evaporation. इस प्रोसेस को evaporation कहते हैं। और बाकी सारे प्रोसेसेस जैसे बॉइलिंग है और फ्रीजिंग है, मेल्टिंग है, कंडेंसेशन है, सब्लिमेशन है, इवन डिपोजिशन भी है, ये सारे फिजिकल प्रोसेसेस जो है इनके डेफिनेशंस है हम लोग ने सीखे हैं इन द फर्स्ट चैप्टर ओनली। और ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप वो फर्स्ट चैप्टर वाले डेफिनेशन ही जो मैंने बताया है टेक्निक, उसी टेक्निक से आपको कंप्लीट करने, जैसे तीन ब्लैंक्स है उनको फिल करके आप वो डेफिनेशन को बना सकते हैं, तो जो अच्छा टेक्निक है। तो नेक्स्ट वी विल सी एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज क्या है? हमें पता है कि चेंज इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड, और उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग ने कंपैरेटिव फॉर्म में देखे हुए हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंज। अब कुछ एग्जांपल्स है केमिकल चेंजेस के, उनको डिटेल में देखते हैं कि उनमें केमिकल चेंजेस किस तरह से होते हैं। द फर्स्ट एग्जांपल इज़ डाइजेशन ऑफ फूड। एक्चुअली डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे मेनली जो हमारा फूड होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, और हमारा बॉडी है इनको एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स की। तो ये जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन है उसमें क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं जिसमें से कार्बोहाइड्रेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, प्रोटीन्स गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स एंड
फैट्स गेट कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। तो ये एक तरह के सब्सटेंसेस चेंज हो रहे हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, देयरफॉर डाइजेशन ऑफ फूड इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम लोग ने सबने ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, दे टर्न रेड ड्यू टू रस्टिंग की वजह से वो लाल हो जाते हैं। और लाल क्यों हो जाते हैं, एग्जैक्ट क्या प्रोसेस है उसमें, कि आयरन जो है, आयरन एक मटेरियल है एंड इट रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मतलब हवा में जब मॉइस्चर होता है, हवा में जो वाटर होता है, इसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्ट करता है एंड इट फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड। जो आयरन ऑक्साइड है उसका एक रेडिश लेयर है, वो आयरन आर्टिकल्स के ऊपर फॉर्म हो जाता है। तो इसमें एक नया सब्सटेंस, आयरन से आयरन ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, सो देयरफॉर a new substance is formed, therefore it is considered as a chemical change. Next है cooking of food. जब फूड कुक करते हैं हम लोग, तो उसमें आपने डेफिनेटली ऑब्जर्व किया होगा कि चेंज ऑफ टेस्ट होता है, कि जो अनकुक्ड फूड है और जो कुक्ड फूड है उसमें टेस्ट में एक फ़र्क आता है। और वो फ़र्क क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस व्हेन फूड इज़ कुकड। और ऑब्वियसली ये चेंज इरिवर्सिबल भी है, जैसे एक बार खाना पक जाता है तो वापस उसको ठंडा करने से वो अनकुक्ड फूड में कन्वर्ट नहीं हो जाता है, वो ऐसे ही रहता है। तो देयरफॉर दिस चेंज इज़ कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट इज़ बर्निंग ऑफ पेपर। बर्निंग ऑफ पेपर में ऑब्वियसली ये केमिकल चेंज है, क्योंकि जो ऐश ऑब्टेन होती है उससे वापस पेपर नहीं पा सकते हम लोग, तो देयरफॉर दिस इट इज़ कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कर्डनिंग ऑफ मिल्क। कर्डनिंग ऑफ मिल्क के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि मिल्क के अंदर जो लैक्टोज नाम का शुगर होता है, शुगर से मिल्क को थोड़ा सा एक स्वीटिश टेस्ट होता है। नॉर्मली विदाउट एडिंग शुगर भी मिल्क थोड़ा सा स्वीट टेस्ट करता है, और जब वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, एक्चुअली क्या होता है कि मिल्क के अंदर का जो लैक्टोज शुगर है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, एंड देयरफॉर लैक्टिक एसिड का टेस्ट है वो थोड़ा सा सोर होता है, तो उसकी वजह से कर्ड टेस्ट सोर टू अस। बेकिंग ऑफ चपाती, ऑब्वियसली ये एक फिज़िकल ये केमिकल चेंज है, क्योंकि ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। अगर चपाती एक बार बन गई, ऑब्वियसली चेंज ऑफ टेस्ट भी होता ही है और इरिवर्सिबल भी है। नेक्स्ट है फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन ये बहुत बार हम लोग करते हैं, जैसे जब घर पे इडली या डोसा बनता है तब हम लोग रात भर वो बैटर है उसको ऐसे ही घर में रख देते हैं, तो सुबह तक वो फर्मेंट हो जाता है। ये फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो फूड के अंदर के कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से फूड है वो फ्लफ़ी बन जाता है। तो ये एक डिज़ायरेबल चेंज है और ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज। नाउ वी विल सी द लास्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस, जो है मैं इसको यहाँ पे उन्होंने एक अलग तरीके से दिया है, मैं एक्चुअली उनके नाम पढ़ता हूँ, जो है एंडोथर्मिक चेंज एंड एक्सोथर्मिक चेंज। तो पहला चेंज है एंडोथर्मिक, चेंजेस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर कॉल्ड एज एंडोथर्मिक चेंज। कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है और कुछ चेंजेस होते हैं जिनमें एनर्जी बाहर रिलीज़ कर दी जाती है। तो ये एक पैराग्राफ है जिसको आप सेल्फ स्टडी में डाल दो या खुद पढ़ लो, ये बहुत आसान है, ठीक है। तो इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड द सेकेंड चैप्टर ऑफ आवर केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक। अभी तो हमें इसके बाद में करना होगा इसका एक्सरसाइज, जिसके लिए मैं वापस एक बार एक पूरा दिन देता हूँ, एक पूरा दिन आप ले लीजिए और इसके बाद में मैं अगला लेक्चर है वो पोस्ट करूँगा, ठीक है। थैंक